नमस्कार दोस्तों, एस ट्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा, प्रवक्ता भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आज आप सबके सामने मैं संविधान का जो पार्ट है, जो हमारी राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पार्ट है, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखिए दोस्तों, कुछ लोग राज्य व्यवस्था एवं संविधान को एक ही चीज मानते हैं कि राज्य व्यवस्था और संविधान एक ही है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब राज्य व्यवस्था एवं संविधान की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। राज्य व्यवस्था अलग है और हमारा संविधान अलग है। क्यों अलग है दोनों? कि राज्य व्यवस्था क्या होती है कि राजनीति को चलाने की व्यवस्था। किसको चलाने की व्यवस्था? राजनीति को चलाने की जो व्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब राजनीति क्या होती है, ये व्यवस्था हमारे पास कहां से आई? जबकि जो संविधान होता है वो राज्य व्यवस्था का ही एक छोटा पार्ट है। अर्थात कि राज्य व्यवस्था व्यापक है और संविधान उसका एक पार्ट है। राज्य व्यवस्था में हम संविधान को पढ़ते हैं, संविधान में हम राज्य व्यवस्था को नहीं पढ़ते हैं। अब अगर हमें राज्य व्यवस्था को समझना है, हमें संविधान को समझना है, तो थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना होगा। इतिहास में कहां पर जाएंगे? जब हमारे यहाँ पे मानव का विकास हुआ, मानव का विकास होने के बाद समूह का विकास हुआ, समाजों का विकास हुआ। अब समाज में कुछ ऐसे लोग आए जो दुर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करते थे, दुराचार करते थे, उनको परेशान करते थे। तो आपने एक कहानी तो सुनी होगी, जो जंगल का राजा था शेर, वो शेर क्या करता था? जंगली जानवरों को उठा करके खा जाता था। अब जो वो उठा करके खा जाता था जंगली जानवरों को, तो सभी जंगली जानवरों ने एक मीटिंग का आयोजन किया और मीटिंग का आयोजन करके एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि ये जो राजा है, जंगल का राजा शेर, ये आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है और सभी जानवर हम इससे डर के रहते हैं। इससे बढ़िया सिस्टम तो ये है कि इस शेर के पास रोज एक कोई सा भी जानवर चला जाए जिससे शेर की भूख शांत हो जाए और बाकी के जो जानवर हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इसी प्रकार जिस प्रकार जंगल का राजा था, उसी प्रकार जो प्रभावशाली व्यक्ति था, जो शक्तिशाली व्यक्ति था, उसके लिए लोगों ने क्या किया? दुर्बल व्यक्तियों ने उसके पास जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप हमें परेशान करते हो, इससे अच्छा तो यही है कि आप हमारी शासन व्यवस्था को संभाल लो। हम आपको इसके बदले में जो भी टैक्स है, उस समय जो भी टैक्स चलता था, अनाज वनाज ऐसे चलता था, मुद्रा तो थी नहीं, हम आपको दे देंगे, आप हमारी सुरक्षा कीजिए। इसी को कहा गया मत्स्य न्याय। क्या बोला गया? मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वैसे ही यहां पर प्रभावशाली जो व्यक्ति था, वो प्रभावशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर क्या करता है? अत्याचार करता है। तो इन निर्बल व्यक्तियों ने क्या किया? इन प्रभावशाली व्यक्तियों से एक समझौता किया, जिसे हम सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं, जो राज्य की उत्पत्ति का आधार है। किसका आधार है? राज्य की उत्पत्ति का आधार है सामाजिक समझौता सिद्धांत। अब इस सामाजिक समझौता सिद्धांत में ये सिस्टम चल रहा था। प्रभावशाली व्यक्तियों को क्या दे रखा था? टैक्स दे रहे थे लोग। जो निर्बल व्यक्ति थे, धीरे धीरे प्रभावशाली व्यक्तियों की जो इच्छा है और ज्यादा जागृत हुई कि मैं अब ये सामान्य जो क्षेत्र है उस पर ही नहीं, एक जो संकीर्ण क्षेत्र है उस पर ही नहीं, मैं पूरे व्यापक रूप से पूरे विश्व पर, या हम कहें पूरे राष्ट्र पर, पूरे राज्य पर मैं अगर शासन करना चाहूं तो फिर कैसे करूंगा? तो इनके मन में एक नया विचार आया और वो था राज्य। कि इन लोगों ने दूसरे प्रभावशाली जो व्यक्ति थे
उनके साथ क्या किया, इन्होंने युद्ध करना चालू कर दिया। जब युद्ध करना चालू कर दिया तो इस प्रकार राज्य की अवधारणा और भी ज्यादा विकसित हो गई। अब जब राज्य ज्यादा बढ़ गया, एक राज्य की उत्पत्ति हमारे सामने आ गई, तो अब राज्य को चलाने के लिए हमें जिस सिस्टम की आवश्यकता पड़ी उसे हम बोलते हैं राज व्यवस्था। समझ में आ रही है कि हमें जिसकी आवश्यकता पड़ी, जिस सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, किसमें, राजनीति में, तो उसे हमने क्या बोला, राज व्यवस्था। और यदि हम राज व्यवस्था की बात करें तो इस राज व्यवस्था में मुख्यतया 3 पार्ट आते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से आते हैं राज व्यवस्था के अंदर? सबसे पहले तो जो आता है राज व्यवस्था में उसे हम कहते हैं व्यवस्थापिका। क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका। राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था में जो पहला पार्ट आता है उस पहले पार्ट को हम बोलते हैं व्यवस्थापिका। ये व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्था बनाने का कार्य करती है। एक होती है कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। और एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका। कि हमारी जो राज व्यवस्था है उस राज व्यवस्था में 3 पार्ट हमारे सामने आते हैं, उसके 3 अंग आते हैं। एक तो आती है व्यवस्थापिका, एक आती है कार्यपालिका और एक आती है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्था बनाने का कार्य करती है, कानून बनाने का कार्य करती है कि देश में सिस्टम कैसा होना चाहिए, देश के अंदर कानून क्या होना चाहिए, हमारी राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ये जो व्यवस्था संभालने का काम करती है उसे हम बोलते हैं व्यवस्थापिका। कार्यपालिका क्या काम करती है? जो व्यवस्थापिका ने जो नियम कायदे कानून बनाया है उसको लागू करने का काम करती है। व्यवस्थापिका काम कर रही है व्यवस्था बनाने का, कार्यपालिका कार्य कर रही है उसे लागू करने का, और न्यायपालिका क्या कार्य करती है कि व्यवस्थापिका जो काम कर रही है वो सही है या नहीं है, कहीं गलत कानून नहीं बना दे। और कार्यपालिका जो लागू कर रही है वो व्यवस्थापिका की भावना के अनुसार उसे लागू कर रही है या नहीं कर रही है, उसे देखने का जो कार्य करता है उसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। तो यानी ये 3 अंग है राज व्यवस्था के। अब इसके अंदर धीरे धीरे बात करें हम तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को एक जगह सुचारू रूप से चलाने के लिए, इनमें मनमानी उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हमने संविधान की जो हमारी भावना है वो आई, हमने संविधान बनाना चालू कर दिया। हमने जो संविधान बनाया उसी को हम बोलते हैं कि राज व्यवस्था का एक पार्ट, जो व्यवस्था, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंगों से मिलकर बना है, तीनों के कार्य का बंटवारा करता है। और फिर हमारे सामने आया संविधान। अब हम बात करते हैं संविधान की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान क्या होता है, कि संविधान, और ये जो संविधान होता है ये क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए, संविधान क्या होता है इसकी अगर हम बात करते हैं सामान्य रूप से तो हमारे सामने केवल एक ही परिभाषा आती है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों का गठन किया जाता है, जहां पे वो लिखा जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। अर्थात किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों एवं कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधान कहा जाता है।
किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों एवं कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन ये इसका व्यापक अर्थ नहीं है, ये इसका पूरा अर्थ नहीं है। संविधान जरूरी नहीं है किसी देश का ही हो। समझ में आ रही है कि संविधान मतलब किसी देश का हो, यह जरूरी नहीं है। संविधान किसी का भी हो सकता है, संविधान किसी संगठन का भी हो सकता है, संविधान किसी संस्था का भी हो सकता है, संविधान किसी परिवार का भी हो सकता है, संविधान किसी स्थान का भी हो सकता है। जैसे आप किसी मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, मंदिर में रात्रि 8 बजे बाद मंदिर के द्वार बंद हैं। अब आप जाके कहो कि साहब द्वार खोलो, अब आपको जो पंडित जी है वो क्या कहेंगे कि भैया नहीं है, 8 बजे तक ही खुला रहता है। तो ये उस मंदिर का, ये उस स्थान का संविधान हो गया कि रात्रि 8 बजे बाद मंदिर नहीं खुलेगा। आपके घर का भी संविधान हो सकता है। आप अपने घर में गए रात्रि 12 बजे, आपके पिताजी ने पूछ लिया कहां से आ रहे हो इतने लेट, आपको पता है 9 बजे बाद घर से बाहर अलाउ नहीं है, तो ये आपके घर का संविधान हो गया। किसी संगठन का भी हो सकता है, किसी सामाजिक संगठन का, अपने जो संगठन है सामाजिक संगठन कि जैसे आपके किसी जाति का संगठन, किसी धर्म का संगठन, ऐसे संगठनों में नियमित चुनाव होते हैं, ये उस संगठन का क्या हो गया, संविधान हो गया। कितने साल में चुनाव होंगे, कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, क्या क्या काम करेंगे, चंदा कितना लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये उस घर का संविधान, उस संगठन का संविधान हो गया। स्थान का भी संविधान हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, किसी संस्था का भी हो सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान क्या होता है कि किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को, किसी परिवार को चलाने के लिए जो नियम और कानूनों का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब देखिए ये तो हमारे समझ में आ गया कि संविधान क्या होता है, किसी संगठन को चलाने के लिए जो नियमों का संग्रह होता है उसे हम संविधान कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान कितने प्रकार का होता है, तो देखिए आगे हम बात करते हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है। तो देखिए संविधान 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक जो संविधान होता है उसे हम बोलते हैं लिखित संविधान। क्या बोलते हैं, लिखित संविधान। और दूसरा जो संविधान होता है उसको हम बोलते हैं अलिखित संविधान। एक संविधान लिखित होता है और दूसरा संविधान अलिखित होता है। लिखित और अलिखित, देखिए जैसा इन शब्दों को देख करके पता चलता है कि लिखित संविधान अर्थात लिखा हुआ है। लिखित संविधान अर्थात क्या है, लिखा हुआ है। जबकि अलिखित का मतलब यह है कि लिखा हुआ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। लिखित और अलिखित का यह अंतर सही नहीं है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए दोनों में अंतर यह है कि लिखित संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने, लिखित संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने एक निश्चित समय में कर दिया। कौन से समय में, निश्चित समय में। कि लिखित संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने निश्चित समय में कर दिया, एक जगह लोगों ने बैठ करके कर दिया, इसीलिए हमने इसको बोला लिखित संविधान। जबकि अलिखित संविधान का निर्माण जो है वो किसी संविधान सभा ने नहीं किया, इसका निर्माण चलता रहता है, एक साथ इसका निर्माण नहीं हुआ है। अर्थात ये जो संविधान है ये परंपराओं पर आधारित है। किस पर आधारित है, परंपराओं पर। अर्थात ये जो संविधान है ये अभिसमयों पर आधारित है। अभिसमयों का मतलब होता है वे कानून और रीति रिवाज जो बाद में हम कहें कि एक प्रकार से कानून का निर्माण करे, संविधान का निर्माण करे, ऐसी जो परंपराएं हैं उसे हम अभिसमय बोलते हैं। कि परंपरा थी, वास्तव में कानून नहीं था, लेकिन बाद में कानून की तरह प्रयुक्त होने लग गई, इसीलिए हमने इसको बोला अभिसमय। तो ये जो अलिखित संविधान है ये परंपराओं पर आधारित होता है, ये अभिसमयों पर आधारित होता है, ये रीति रिवाजों पर आधारित होता है। अर्थात इसका निर्माण निश्चित समय में नहीं होता है। कौन से समय में,
निश्चित समय में नहीं होता है, इसीलिए हमने इसको बोला अलिखित संविधान। तो अब आपके समझ में आ गई कि राज व्यवस्था क्या होती है, कि किसी भी देश की जो व्यवस्था होती है उसे हम राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था के 3 पार्ट होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जहां पे इन तीनों के कार्यों का बंटवारा किया हुआ है, जहां पर इन तीनों को संयमित किया गया है, संतुलित किया गया है, और ऐसा कोई हमारे पास नियम कायदे कानून है तो उसे हमने बोला है संविधान। अब हमारे ये समझ में आ गया संविधान कितने प्रकार का होता है। तो संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब है कि इसका निर्माण निश्चित समय में हुआ है, यह लिखा हुआ है और संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है। जैसे भारत का संविधान, किसका संविधान? भारत का संविधान। अब आप कहोगे सर कुछ लोगों का, कुछ देशों का जो संविधान है वो लिखित है और कई देशों का अलिखित है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, जो देश पहले से ही विकसित अवस्था में थे, जिन देशों की शासन व्यवस्था पहले से ठीक चल रही थी, उन देशों का संविधान अलिखित है। जबकि जो देश नए आजाद हुए, जिन देशों में शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, वो उन देशों का संविधान जो था वो कैसा था? लिखित संविधान। क्यों? ऐसा क्यों? अब एक बात बताइए, आप यहां पे रूम लेके रह रहे हो कहीं पर भी, आपके किसी दोस्त ने कह दिया कि भाई जो रूम है उसका आधा किराया मैं दे दूंगा, लेकिन 2 महीने के लिए मुझे भी रख ले। आपने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने के लिए आप आराम से मेरे रूम में रह सकते हो। 10 दिन हुए और आपने अपने दोस्त को कहा कि देख भाई बात ऐसी है, तू रूम खाली कर दे, मैं तेरे को नहीं रखने वाला। अब दोस्त रूम खाली करेगा। तो अब मुझे यह बात बताओ, जैसे दोस्त ने रूम खाली किया तो नए कमरे की आवश्यकता किसको होगी? दोस्त को। आपको थोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से ही रूम था, आपकी व्यवस्था पहले से ही चल रही थी, आपका सिस्टम पहले से ही तैयार था। अब दोस्त बेचारा रूम भी लेगा, रूम के अंदर सामान की व्यवस्था भी करेगा, अब उसे नए सिस्टम की आवश्यकता पड़ गई। तो वैसे ही जिन देशों की शासन व्यवस्था पहले से ठीक थी, उनको अचानक संविधान लिखने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था पहले से ही ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जो देश अचानक आजाद हुए, अब बेचारे अचानक आजाद हुए, कहीं पर राजतंत्र था, गणतंत्र आया, तो उनको शासन चलाने के लिए जो आवश्यकता पड़ी संविधान की, इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक संविधान सभा का गठन कर दिया। किसका गठन कर दिया? संविधान सभा का। और उस संविधान सभा ने निश्चित समय में अपने संविधान का निर्माण कर दिया, इसीलिए यह संविधान कहलाया लिखित। और जहां पे शासन व्यवस्था चल रही थी, उन देशों का संविधान कहलाया अलिखित। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो हमारे पास है वर्तमान में, केवल ब्रिटेन का है, कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? अलिखित है। और बाकी सभी देशों का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में संविधान की, कि भारत के अंदर संविधान कैसे बना और संविधान सभा ने काम कैसे किया। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, स्टार्टिंग का टॉपिक है, वो है संविधान सभा। कौन सी सभा? संविधान सभा। अब देखिए, भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं संविधान सभा की, कि संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, और संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 तक किस प्रकार हमारे संविधान का निर्माण किया। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जब भारत में संविधान बना है। संविधान बनाने के लिए हमने संविधान सभा बनाई है, तो ऐसी बात तो है नहीं कि अंग्रेजों ने हमें बिना मांगे संविधान सभा दे दी। नहीं दे सकते अंग्रेज, क्योंकि बिना मांगे कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होती, और विशेषकर अंग्रेज तो हमें दे ही नहीं सकते। तो जब हमारे पास संविधान सभा आई, तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो सबसे पहली मांग जो है, यानी प्रथम मांग, यानी कि संविधान सभा की जो प्रथम मांग की, ये मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बोलो किसने की थी?
बाल गंगाधर तिलक ने। यानी संविधान सभा की पहली बार मांग की बाल गंगाधर तिलक ने। याद करने का झंझट नहीं है, सीधी बात याद रखना है कि शुभ काम की शुरुआत किससे होती है? तिलक से। तो भारत में पहली बार मांग भी किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक विधेयक प्रस्तुत किया था और इस विधेयक का नाम था स्वराज विधेयक। बोलो क्या नाम था? स्वराज विधेयक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान सभा की मांग की। तो अब हमें यह ध्यान में रखना है कि प्रथम मांग जो की वो बाल गंगाधर तिलक ने की, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं की। यानी स्पष्ट ये नहीं कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें संविधान सभा चाहिए, ये तिलक ने कभी नहीं कहा। यह विधेयक प्रस्तुत किया था कि हमारे खुद का शासन होना चाहिए, खुद का शासन होना चाहिए। इसका अगर हम अर्थ निकालें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें संविधान सभा चाहिए। तो पहली बार मांग की तिलक ने। अब देखिए इसके बाद 1916 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक आंदोलन चला था और उस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। तो इसके बाद जो मांग की गई वो होम रूल आंदोलन में की गई। होम रूल आंदोलन का अगर हम बात करें तो खुद ही कह रहा है होम यानी घर का, रूल यानी नियम, यानी हमारे खुद का शासन होना चाहिए। और खुद का शासन होना चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। यानी स्पष्ट मांग यहां पर भी संविधान सभा की नहीं हुई। सबसे पहले मांग की बाल गंगाधर तिलक ने, इसके बाद मांग की 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान। इतने में ही भारत में महात्मा गांधी जी का आगमन हो गया और महात्मा गांधी जी का आगमन हो गया तो 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने फिर से संविधान सभा की मांग कर दी। किसने मांग कर दी? महात्मा गांधी ने। सबसे पहले मांग की गंगाधर जी ने, फिर मांग हुई होम रूल आंदोलन में। और आपको पता है महात्मा भी तिलक लगाते हैं, तो सीधा कनेक्शन जोड़ लेना याद करने के लिए कि पहले मांग तिलक ने, फिर तिलक किसने लगाया? महात्मा जी ने भी लगाया। कब लगाया? 1922 में लगाया। यानी मांग हुई 1922 में। महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान ऐसा हो जो भारतीयों की इच्छा अनुसार कार्य करे। मतलब स्पष्ट मांग नहीं की कि हमें संविधान सभा चाहिए, इतना कहा कि संविधान ऐसा हो जो भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण करे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी यही हुआ कि संविधान सभा में भारतीय होने चाहिए, एक हमारे पास संविधान सभा होनी चाहिए। अब देखिए सा पहली बार मांग हुई बाल गंगाधर तिलक। 1916 में मांग कर दी किसने? होम रूल आंदोलन के दौरान। 1922 में मांग कर दी महात्मा गांधी ने और इसके बाद 1924 में संविधान सभा की मांग कर दी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। किसने मांग कर दी? मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने संविधान सभा की मांग कर दी कि साहब हमें क्या चाहिए? हमें संविधान सभा चाहिए। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां पे 1919 के अंदर एक अधिनियम आया था और उस अधिनियम के अंदर एक प्रावधान था। 1919 का जो अधिनियम था उसके अंदर एक प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, 1922 से वापस में 1919 पे आ गया कि 1919 वाला जो अधिनियम था उसमें एक प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ था। अब 1919 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 1929 आते हैं, लेकिन इससे पहले ही 1927 में ही अंग्रेजों ने एक आयोग भेज दिया जिसे हमने नाम दिया साइमन कमीशन। क्या नाम दिया? साइमन कमीशन। और ये जो साइमन कमीशन था इसमें सभी अंग्रेज थे। सबसे बड़ी बात इसकी ये थी कि साइमन कमीशन में सभी जो सदस्य थे वो कौन थे? अंग्रेज। इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। अब जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेज दिया, सारे अंग्रेज सदस्य भेज दिया, तो फिर हमने पूछ लिया
किसी ने पूछ लिया कि एक बात बताइए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए आपने जो आयोग भेजा है उसमें आपने भारतीय तो रखे ही नहीं। जब भारतीय नहीं रखे तो आप समीक्षा कैसे करोगे? तो साइमन कमीशन कहता है कि भारतीयों को हम कहां से रखें? भारतीयों में भारतीयता नाम की कोई चीज ही नहीं है। भारतीय खुद को भारतीय समझते ही नहीं है। हम जिससे जाकर के बात करते हैं वो कहता है मैं कांग्रेसी हूं, कोई कहता है मैं मुस्लिम लीग का हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू महासभा से हूं। अब आप ही बताइए हम किसको नियुक्त करें भारतीय नाम की जब कोई चीज ही नहीं है? तो ये बात भारतीयों को थोड़ी अटपटी लगी, भारतीयों को थोड़ी बुरी लगी। तो भारतीयों ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम रखा गया नेहरू कमेटी। क्या नाम रखा गया? नेहरू कमेटी। साइमन कमीशन के जवाब को सुनकर के, जॉन साइमन के जवाब को सुनकर के भारतीयों को अटपटा लगा। तो भारतीयों ने क्या किया, एक कमीशन नियुक्त किया, एक कमेटी नियुक्त की कि आप एक काम कीजिए, हमें अंग्रेजों से क्या लेना है, उसके लिए हमारा संविधान कैसा हो उसके लिए आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। और इसीलिए इसका नाम रखा गया नेहरू कमेटी। क्या नाम रखा गया? नेहरू कमेटी। अब देखिए, सबसे पहली बात है इसका नाम नेहरू है। इसका नाम नेहरू क्यों है? इसका रीजन ये था कि इस नेहरू कमेटी का जो अध्यक्ष था उस अध्यक्ष का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? पंडित मोतीलाल नेहरू। नेहरू कमेटी का जो अध्यक्ष था उसका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। इसीलिए नेहरू के नाम पर इस कमेटी का नाम हो गया नेहरू कमेटी। लेकिन ध्यान में यह रखना है कि हमारे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेहरू कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो ऐसे इस एग्जाम के अंदर जैसे हम प्रेशर में रहते हैं तो मोतीलाल नेहरू की जगह हम जवाहरलाल नेहरू कर देते हैं कि नेहरू नेहरू एक है, सरनेम देख लिया, और मोतीलाल नेहरू की जगह हमने क्या कर दिया, जवाहरलाल नेहरू कर दिया। लेकिन यह गलत है कि इसका अध्यक्ष कौन था? पंडित मोतीलाल नेहरू। इसके बाद यदि हम बात करें कि नेहरू कमेटी का जो सचिव बनाया गया, ध्यान में रखना है अध्यक्ष तो था मोतीलाल नेहरू और इसका जो सचिव बनाया गया उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू कमेटी का अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू और इसका जो सचिव था उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करें इसमें सदस्यों की कि जो नेहरू कमेटी है उसमें जो सदस्य हैं वो सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान में रहे कि नेहरू कमेटी में 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 11 सदस्य। इस नेहरू कमेटी की जो घोषणा हुई थी, यह घोषणा की गई 19 मई 1928 को। ध्यान में रखना है कि नेहरू कमेटी की घोषणा की गई 19 मई 1928 को। और यदि अगर हम बात करते हैं तो इसने जो अपनी रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट दी 10 अगस्त 1928 को इसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी कि नेहरू कमेटी ने घोषणा हुई 19 मई 1928 को और इसने जो रिपोर्ट जारी की ये जारी की 10 अगस्त 1928 को। इसके अध्यक्ष का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू और इसके सचिव का नाम था जवाहरलाल नेहरू। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 11। घोषणा कब हुई? 19 मई 1928 को और इसने रिपोर्ट जारी कब की? 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, अपना संविधान जारी कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर जो बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है कि भारत में संविधान लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? देखिए ये क्वेश्चन तो आता है कि भारत में संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि पहली बार मांग की बाल गंगाधर तिलक ने। और यदि सवाल हमसे पूछता है संविधान लिखने का पहला प्रयास किसने किया? प्रथम प्रयास। तो देखिए बात हम ये कह रहे हैं प्रथम प्रयास की। अगर हम बात करते हैं प्रथम प्रयास की, यानी प्रथम प्रयास किसने किया, तो देखिए
प्रथम प्रयास जो किया वो किया नेहरू कमेटी ने। ये हमारे को ध्यान में रखना है कि संविधान लिखने का पहला प्रयास किया नेहरू कमेटी ने। अब नेहरू कमेटी ने बहुत ही अच्छा संविधान लिखा, लेकिन इसमें एक कमी रह गई। इसमें यह के अधीन ही डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए, अधिराज्य का दर्जा दे दीजिए, ये इसमें कमी रह गई। और बाकी सारे प्रावधान इसमें अच्छे थे। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी था इसके अंदर, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी इसमें शामिल था। लेकिन नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट थी इसको स्वीकार नहीं किया गया। ध्यान में रखना है कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को क्या नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। किसने नहीं किया? न तो मुस्लिम लीग ने किया, न देशी रियासतों ने किया, न अंग्रेजों ने किया, कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। और जब स्वीकार नहीं किया गया तो ये लागू भी नहीं हुई। लेकिन इस समय तो ये लागू नहीं हुई, लेकिन इसके बाद जो हमारा वर्तमान संविधान बना, उस वर्तमान संविधान में हमने इस नेहरू कमेटी के कई प्रावधानों को हमने ज्यों का त्यों ले लिया। इसीलिए नेहरू कमेटी का एक उपनाम भी है, यानी नेहरू कमेटी को कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। आपसे सवाल पूछ ले, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? नेहरू कमेटी को कहते हैं। ब्लूप्रिंट को अगर आप हिंदी में कहना चाहो तो आप इसे यह भी कह सकते हो नील प्रपत्र या नील पत्र। ठीक है, कि नेहरू कमेटी को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, नील पत्र कहते हैं या नील प्रपत्र कहते हैं। यह नेहरू कमेटी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कमेटी के कई प्रावधान हमने किस में ले लिए? हमारे वर्तमान संविधान में ले लिए। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं आपको नेहरू कमेटी के बारे में, कि नेहरू कमेटी का जो अध्यक्ष था उसका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, और इसका जो सचिव था उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 11। हाँ, तो नेहरू कमेटी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 11। और यदि हम बात करें इसे किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नीला पत्र या नील प्रपत्र के नाम से इसे जाना जाता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।